अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बनाई जाती हैं। बेसिकली क्या रीज़न होता है जर्नल एंट्रीज बनाने का। जर्नल एंट्रीज में हम डेली के या डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस के इवेंट्स जो भी ऑपरेट किए जाते हैं उसको हम जर्नल एंट्रीज बना के रिकॉर्ड करते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं रूल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट इन जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हम देखेंगे एसेट्स। देखो एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो बिजनेस खुद उसको ओन करता हो या तो वो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सके। जैसे कि हम फर्नीचर ख़रीदते हैं, लैंड हो गया जो हम बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, या कोई भी मशीन्स हो गई, या टाइपराइटर हो गया, स्टेशनरी के जितने भी सामान वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एसेट्स हैं जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को आप खर्चे भी बोल सकते हैं, मतलब एक्सपेंसेस वो जो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। अब वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि रेंट हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, या सैलरी हो गया। अब देखो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या सैलरीज, हम एग्जांपल लेते हैं सैलरीज की। सैलरीज में हम एम्प्लॉइज से 1 मंथ काम लेते हैं, फिर उनको पे कर देते हैं। ये हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिया, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है इससे। तो ये इसीलिए ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, उसका बिल पे कर दिया, वो हमने सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया और उसको पे कर दिया। अब उसका बेनिफिट और हमें अगर चाहिए तो हम उसका एक और मंथ यूज़ करेंगे, फिर उसको पे कर देंगे, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है। इसी तरीके से अगर आप इन्वेंट्री देखो या परचेसेस, गुड्स जो हम अपनी कंपनी में लेकर आते हैं, ख़रीदते हैं, फिर उसको वापस रीसेल कर देते हैं, सही है, तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंसिव हुआ, क्योंकि वो हमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं दे रहा है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है। अब और ये सारी चीज़ें जो है हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती हैं, इस तरीके के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू। अब रेवेन्यू देखो, अगर हम किसी चीज़ को सेल करें, अपने इन्वेंट्रीज को सेल करें या अपने एसेट्स वगैरह को सेल कर दें, तो यह हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, या आप बोल सकते हो इनकम है कंपनी के लिए। अब लाइबिलिटीज़ जब आप किसी कोई भी चीज़ परचेज करते हो किसी सेलर से और उसको प्रॉमिस करते हो कि आप उसको इन फ्यूचर पे कर दोगे, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है। जब तक आप उसको पे नहीं करोगे ये आपके लिए लाइबिलिटी ही रहेगी। अब इसके बात करते हैं ऑनर्स इक्विटी की या कैपिटल की। ऑनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस वूमेन होती है, वो अपने बिजनेस में जब खुद इन्वेस्ट करेगी अपना कैश या कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करती है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए, तो ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल होता है। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं। एसेट और एक्सपेंस के इंक्रीज होने से डेबिट होते हैं अकाउंट, और डिक्रीज होने से क्रेडिट होते हैं। रेवेन्यू, लाइबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी के डिक्रीज होने से डेबिट होता है और इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। अब हम कुछ एंट्रीज देखेंगे जिसमें आपको लॉजिक के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट देखेंगे। जब भी हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, सबसे पहले कंपनी का नेम, जर्नल एंट्रीज के हेडिंग, डेट का कॉलम, डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन का कॉलम, फिर उसके बाद डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे, जहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे कि कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है और कितना अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है। जब भी हम ट्रांजैक्शन बनाएंगे, एंट्रीज पास करेंगे, तो ट्रांजैक्शन रीड करेंगे, और ट्रांजैक्शन को रीड करके हम एनालाइज करेंगे कि कौन से अकाउंट्स हैं जिस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब सबसे पहले आप फर्स्ट एंट्री देखो, जहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो कैश की बात हो रही है कि कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, और कौन इन्वेस्ट कर रहा है, जो ऑनर है वही इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो वो कैपिटल होता है, और कैपिटल के इंक्रीज होने से, क्रेडिट
और कैश भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। कैश के इन्वेस्ट करने से देखो बिजनेस में कैश जो है वो एसेट है, कैश एसेट है और एसेट के बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसके इंक्रीज होने से डेबिट करते हैं। अभी मैंने आपको रूल्स बताए, आप एसेट और ऑनर्स इक्विटी का सिर्फ देखो कि एसेट जो था वो हमारे पास कैश था और कैश के इंक्रीज होने से हम डेबिट करेंगे, और ऑनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने से हम क्रेडिट करते हैं। अब आप इसकी ट्रांजैक्शन देखो, जिसमें देखो कैश के इंक्रीज होने से मीन्स एसेट के इंक्रीज होने से डेबिट, और कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होने से क्रेडिट किया अमाउंट में। अब आप यहाँ देखो, ये मैंने ग्रीन पेन से नरेशन लिखी है। नरेशन का मतलब होता है कि आप जो भी एंट्री पास करोगे वो बेसिकली एक समरी आप यहाँ पे लिख दोगे, जिसको आप ओन वर्ड में लिख सकते हो, 2-3 या वर्ड्स यूज़ करके इस तरीके से एक सेंटेंस बना के यूज़ कर सकते हो, जिससे ये पता चलता है कि आप क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपने एंट्री पास की है। अब सेकंड एंट्री देखेंगे, ओपन बैंक अकाउंट विद ₹50,000। अब हम सेकंड एंट्री देखेंगे। अब देखो बैंक भी हमारे लिए एसेट है जो आपको फ्यूचर बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। और इसी तरीके से क्या बात, दूसरा जो अकाउंट है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है कैश पे। कैश भी हमारे लिए एसेट है और बैंक भी हमारे लिए एसेट है, लेकिन डिपॉजिट जो है हम बैंक में जब करेंगे, बैंक तो इंक्रीज हो जाएगा, बैंक में जो एसेट है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन हमारे पास से डिक्रीज हो गया, तो ये तो डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, बैंक अकाउंट एसेट था, एसेट के इंक्रीज होने से डेबिट, और कैश अकाउंट डिक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, ये भी हमारे लिए एसेट था तो 50,000 से क्रेडिट कर दिया। नाउ थर्ड एंट्री देखेंगे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप एनालाइज करो कि किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक है फर्नीचर हमने परचेज़ किया है, फर्नीचर के परचेज़ करने से यह हमारे लिए एसेट है, और एसेट के इंक्रीज होने से कंपनी में इंक्रीज हुआ है तो ये डेबिट हो गया। और कैश से किया है, कैश हमारे लिए एसेट था, हमने पे किया है, जब भी हम पे कर रहे हैं मतलब एसेट है, एसेट के डिक्रीज होने से क्रेडिट हो जाता है। अब हम एंट्री देखेंगे। अब यहाँ पे आप एंट्री देखो, फर्नीचर था, फर्नीचर के इंक्रीज होने से डेबिट, और कैश से किया था मतलब पे किया है तो हमने क्रेडिट कर दिया। नाउ नंबर 4 ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। अब यहाँ पे देखो जो गुड्स हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं परचेसेस का। अब देखो परचेसेस हमारे लिए इन्वेंट्री है जो आप बहुत ही कम टाइम में इसको रीसेल कर दोगे, ये आपके लिए एक्सपेंसेस होता है, सही है, जो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। तो आपने जब परचेसेस गुड्स परचेज किए हैं कैश में, तो एक तरीके से एक्सपेंस तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, परचेसेस आपकी कंपनी में इंक्रीज हुआ, और लेकिन कैश से किया है, कैश हमारे लिए एसेट था, एसेट के डिक्रीज होने से क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एंट्री देखो, परचेसेस इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस के इंक्रीज होने से हम इसको डेबिट करते हैं, और कैश हमारे लिए एसेट था, एसेट डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होने से क्रेडिट करते हैं। अब देखेंगे नंबर 5 एंट्री, जिसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम कराची स्टोर्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, जब भी आप परचेज करो या सेल करो और
सेलर या बायर का नाम लिखा हुआ हो और वहाँ पे कैश वर्ड यूज़ ना हुआ, तो इसका मतलब आपने क्रेडिट पे वो चीज़ परचेज की है, सेल की है। क्रेडिट मीन्स आप फ्यूचर में उसको पे करोगे या रिसीव करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अज्यूम करो कि आप बायर हो और सेलर है कराची स्टोर। क्रेडिट बेस पे आपने बाय किया है, तो ये सेलर क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। क्यों? क्योंकि आप इसको फ्यूचर में पे करोगे, फ्यूचर में पे करोगे, तो क्रेडिटर आपके लिए तो अकाउंट पेबल हुआ, या आप इसको क्रेडिटर भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। एक ये कि आपने गुड्स परचेज किए हैं। जब आप गुड्स परचेज करते हो तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, इन्वेंट्री है, जो आपको लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ बेनिफिट देगी या तो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगी। तो इन्वेंट्री है, परचेजेस है, तो परचेजेस इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ होने से एक्सपेंस इंक्रीज होने से डेबिट होता है। फिर उसके बाद आप देखो क्रेडिट बेस पे परचेज किया था, मींस अब आप इसको फ्यूचर में पे करोगे, तो आप इसको अकाउंट पेबल भी लिख सकते हो और जिससे जो सेलर था उसका नाम लिखोगे, कराची स्टोर। अब ये देखो जो क्रेडिटर होता है ना, वो आपके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के इंक्रीज होने से क्रेडिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इनको फ्यूचर में पे करोगे, इसीलिए ये आपके लिए लाइबिलिटी हुई। इसीलिए देखो लाइबिलिटी के इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसे क्रेडिट किया है। और जब भी आप इस तरीके से लिखोगे तो जो क्रेडिटर होगा उसका नाम ज़रूर लिखना, ताकि आपको पता हो कि आपको किसको पे करना है। अब यहाँ पे आप सेम एंट्री देखो, परचेसेस अकाउंट डेबिट किया, इन्वेंट्री थी, एक्सपेंस है, एक्सपेंस के इंक्रीज होने से डेबिट करते हैं, और ये आपके लिए लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी के इंक्रीज होने से क्रेडिट तो होता है, इसीलिए इसको क्रेडिट किया है। और यहाँ पे नरेशन है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। अब यहाँ पे आप देखो गुड्स सोल्ड किए हैं फॉर कैश, कैश का वर्ड यूज़ हुआ है, क्रेडिट पे नहीं हुआ, इसीलिए अब आप यहाँ पे ये आपके लिए ना लाइबिलिटी है ना अकाउंट रिसीवेबल होगा, क्योंकि आपने इसको क्रेडिट बेस पे सेल नहीं किया। अब देखो जब भी आप कोई चीज़ सेल करते हो तो वो आपके लिए रेवेन्यू होता है। कौन कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हैं, एक ये जब आप कैश में सेल करोगे तो आपके पास कैश आएगा, कैश आपके लिए एसेट है, एसेट के इंक्रीज होने से डेबिट होता है, और रेवेन्यू मीन सेल, सेल के इंक्रीज होने से, आपने सेल किया, सेल इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। जैसे कि मैंने आपको रूल्स में भी बताया था अभी कि रूल्स देखो, जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू रफ़ीक एंड सन्स फॉर ₹11,000। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैश का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, जो नाम है वो यूज़ हुआ है, मतलब कि आपने सेल किया है तो ये बायर है, बायर का नाम यूज़ हुआ है, तो ये क्रेडिट बेस पे हुआ है। अब आप एक चीज़ अज्यूम करो, यहाँ पे देखो कि आप सेलर हो और रफ़ीक एंड सन बायर थे। अब ये आपको फ्यूचर में पे करेगा, फ्यूचर में ये आपको पे करेगा क्योंकि आपने क्रेडिट बेस पे सेल किया है। अब यहाँ पे देखो ये जो बायर होगा, ये बायर आपके लिए डेटर है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में पे करेगा।
डेटर को आप अकाउंट रिसीवेबल की भी यूज़ कर सकते हो, और अकाउंट रिसीवेबल आपके लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि ये आपको फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है, फ्यूचर में आपको पे करेगा, ये आपके लिए एसेट हुआ। एसेट के इंक्रीज होने से डेबिट होता है। अब सेम देखो, इस तरीके से एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे। अकाउंट रिसीवेबल सन्स अकाउंट, मतलब जो आपको पे करेगा। अकाउंट रिसीवेबल आपके लिए एसेट है, एसेट के इंक्रीज होने से डेबिट होता है। और सेल्स अकाउंट रेवेन्यू था, रेवेन्यू के इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको क्रेडिट किया है। अब नंबर 9 ट्रांजैक्शन देखेंगे। पेमेंट मेड टू कराची स्टोर ₹15,000 बाय चेक। अब यहाँ पर आप देखो कि कराची स्टोर से आपने बाय किया था और उसको प्रॉमिस किया था कि आप फ्यूचर में पे करोगे। तो जब आपने फ्यूचर में पे करने का प्रॉमिस किया था तो आपके ऊपर लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी के इंक्रीज होने से क्रेडिट हुआ था, लेकिन अब वो आपको पे कर रहा है। जब वो पे करेगा तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने से डेबिट कर देंगे, डिक्रीज होने से डेबिट कर देंगे। अब देखो कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक तो चेक से पे करते हैं, हम उसको पे कर रहे हैं तो हमारे पास से एसेट डिक्रीज होगा, ठीक है। अब बैंक के थ्रू दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो बैंक हमारा डिक्रीज होगा। बैंक हमारे लिए एसेट है, बैंक हमारा एसेट है, इसीलिए बैंक हमारे लिए एसेट है। बैंक के डिक्रीज होने से या एसेट के डिक्रीज होने से हम इसको क्रेडिट करते हैं। और लाइबिलिटी हमारी, लाइबिलिटी भी इसके साथ डिक्रीज हो रही है। देखो लाइबिलिटी जब हमारे पास इंक्रीज हुई थी तो हमने क्रेडिट किया था, अब हम उसको पे कर रहे हैं तो हमारी अब लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी के कम होने से हमारा जो अकाउंट होता है वो डेबिट हो जाता है, इसीलिए कराची स्टोर अकाउंट या अकाउंट पेएबल हमने डेबिट कर दिया। इसके नरेशन होगा पेमेंट मेड बाय चेक। अब ये वाला ट्रांजेक्शन देखेंगे। चेक रिसीव फ्रॉम रफ़ीक एंड सन्स फॉर ₹8,000 एंड पेड इनटू द बैंक। अब यहाँ देखो हमने सेल किया था, रफ़ीक एंड सन को सेल किया था और इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि ये फ्यूचर में हमें पे करेंगे। तो ये हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल था, हमने एंट्री यहाँ पे बनाई थी। हमारे लिए एसेट था जो हमें फ्यूचर में पे करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको डेबिट किया था। अब ये हमें पे कर रहा है, जब हमें पे करेगा तो हमारा एसेट डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने से क्रेडिट हो जाएगा। मींस अकाउंट रिसीवेबल रफ़ीक एंड सन्स जो है अब वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये अब हमें पे कर रहा है। तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी? सबसे पहले आप देखो, चेक रिसीव किया है हमने। चेक रिसीव करने से हमारा बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक हमारे लिए एसेट है, एसेट के इंक्रीज होने से डेबिट होता है, तो इसीलिए ये अमाउंट डेबिट की। फिर उसके बाद रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट रिसीवेबल जो हमारे लिए डेटर था, डेटर के ये भी हमारे लिए एसेट था, एसेट अब हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने से क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए अब हमने इस अमाउंट को क्रेडिट किए। जहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, चेक रिसीव एंड पेड इनटू द बैंक। हम एंट्री देखेंगे। गुड्स रिटर्न टू कराची स्टोर वर्थ ₹1500। इससे पहले हम देखते हैं कि हमने परचेज़ किया था कराची स्टोर से क्रेडिट बेस पे, जिस पे हमने इनको प्रॉमिस किया था कि हम इनको फ्यूचर में पे करेंगे। अब हमने इस 20,000 में से इनको पे किया 15,000। 20,000 में से 15,000 पे किया, इसका मतलब अब हम कितने के लायबल रह गए हैं? सिर्फ 5,000 के। तो इसकी एंट्री क्या होगी कि परचेसेस हमारे पास कितनी रिमेनिंग रह गई है? 5,000 की परचेसेस रह गई है, और हम लायबल कितने के हैं, या फ्यूचर में अब इनको 5,000 पे करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, इस 5,000 में से
ये जो 5000 है इसमें से हमने इनको 1500 का रिटर्न कर रहे हैं, 1500 का रिटर्न कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखो, हम इनको 1500 का जब रिटर्न कर रहे हैं तो परचेसेस तो हमारे लिए एक्सपेंस था। एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। हमने तो दे दिया ना इनको, तो ये हमारे लिए क्रेडिट हो गया। और 1500 की जो लाइबिलिटी थी हमारे ऊपर से वो अब कम हो गई है। कम होने से जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमारे लिए डेबिट हो जाती है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स रिटर्न बाय रफीक एंड सन्स फॉर ₹1000। अब आप इसका भी देखो कि रफ़ीक एंड सन्स जो हैं हमने इनको सेल किया था, इन्होंने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए, मतलब इन्होंने हमें वापस कर दिए। अब इनकी पहले की एंट्रीज देखो। सबसे पहले हमने इनको सेल किया था 11,000 का। 11,000 में से इन्होंने हमें 8,000 वापस कर दिए, मतलब पे कर दिए 8,000। 11,000 में से 8,000 वापस कर दिए। अब 8,000 में से 3,000 रिमेनिंग बचे, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अकाउंट रिसीवेबल। ये एंट्रीज आपको बनानी नहीं है, सिर्फ जो रिमेनिंग रह गए उसका मैं बता रही हूँ। और सेल 3,000 की रिमेनिंग रह गई है, जिसमें से ये हमें रिटर्न कर रहे हैं 1,000 का रिटर्न कर रहे हैं। जब ये 1,000 का रिटर्न कर देंगे तो देखो इसकी रिवर्स एंट्री बनेगी। सेल्स रिटर्न माइनस डेबिट हो जाएगा, क्योंकि देखो सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू था। रेवेन्यू के इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। तो अब सेल्स हमारी कम हो गई, कम होने से डेबिट हो जाएगा, कितने से? 1,000 से। और अकाउंट रिसीवेबल हमारे लिए एसेट था। अब ये पैसे भी, ये जो 1,000 होंगे ये हमें नहीं देंगे, क्योंकि सेल्स इन्होंने हमें वापस कर दी 1,000 की। तो एसेट अब हमारा डिक्रीज हो गया, कितने से? 1,000 से डिक्रीज हो गया, तो इसीलिए इसे क्रेडिट किया। अब देखो सेम इसकी एंट्री बनी है, सेल्स रिटर्न डेबिट और रफीक एंड सन्स अकाउंट रिसीवेबल 1,000 से क्रेडिट किया। 17 डेट की ट्रांजैक्शन देखो। कैश पेड टू कराची स्टोर ₹3400 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। मीन्स कि हमने इनको 3400 पे किया। अब इस ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाने से पहले आप इसी कराची स्टोर की प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखो, जिसमें हमने इनसे परचेज किए थे गुड्स परचेज किए थे 20,000 के। फिर उसके बाद आप यहाँ देखो हमने इनको पे किए 15,000, जिसमें से 5,000 रिमेनिंग रहते हैं। अब इस 5,000 में से हमने इनको गुड्स रिटर्न कर दिए 1,500 के। गुड्स रिटर्न किए 1,500 के, जिसमें से रिमेनिंग बचे अब 3,500। अब 3,500 की लाइबिलिटी हमारे ऊपर है, क्योंकि अब हमें इनको पे करना है। अब देखो ट्रांजैक्शन में लिखा है कि 3,400 हमने पे किया इन फुल सेटलमेंट, लेकिन हमारे पास तो बैलेंस 3,500 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? इसका रीज़न ये है कि 3,400 तो हम पे कर रहे हैं, इनको कैश पे कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग 100 रुपीज़ हैं उसका इन्होंने, कराची स्टोर वालों ने हमें डिस्काउंट दिया। आप इसको डिस्काउंट रिसीव भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने डिस्काउंट रिसीव किया। अब ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये हमारे लिए इनकम है या गेन है? डिस्काउंट जब भी हम रिसीव करते हैं इसको हम कंसीडर करते हैं ये हमारे लिए इनकम या गेन है, और इनकम के इंक्रीज होने से हमेशा क्रेडिट होता है, मतलब ये जो 100 रुपीज़ होंगे वो क्रेडिट होंगे। अब इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी? देखो जो कराची स्टोर है वो लाइबिलिटी थी हमारे लिए 3,500 की,
3500 की जो लाइबिलिटी है वो अब हमारे ऊपर से ख़त्म हो रही है, मतलब डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ होने की वजह से हम अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कैश हम पे कर रहे हैं 3400 का, जो एसेट है वो हमारे लिए कैश था, सही है। कैश के डिक्रीज़ होने से हमने 3400 क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट हमारे लिए गेन या इनकम था। इनकम या गेन के इंक्रीज़ होने से, इसके इंक्रीज़ होने से हम इनकम या रेवेन्यू को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब 20 डेट की हम एंट्री देखेंगे, ट्रांजैक्शन देखेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम रफ़ीक एंड सन्स ₹1950 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। सबसे पहले देखो हमने इनसे कैश रिसीव किया, हम इनके लिए क्या थे, सेलर थे। अब रफ़ीक एंड सन्स के आप प्रीवियस जितनी भी एंट्रीज हैं ट्रांजैक्शन से उनको देखो। सबसे पहले हमने इनको सेल किया था 11,000 का, इधर देखो मैंने सेल्स लिखी है 11,000 की। फिर उसके बाद चेक रिसीव किया था, मतलब इन्होंने हमको पे किए थे 8,000। 11,000 में से 8,000 माइनस करो, हमारे पास रिमेनिंग बचता है 3,000। अब 3,000 में से इन्होंने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए थे, रफ़ीक एंड सन्स ने हमें गुड्स रिटर्न किए 1,000 के। तो 3,000 में से 1,000 डिडक्ट कर दो तो 2,000 रिमेनिंग बचता है। अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने हमने जो है इनसे 1950 रुपीज़ जो है वो रिसीव कर लिए कैश। अब 1950 कैसे किया, हमारे पास तो बैलेंस 2,000 का बचा है। क्यों, 1950 हमने रिसीव किए, मतलब हमारे पास कैश रिसीव हुआ है। अब बाकी के जो 50 रुपीज़ हैं उसका हमने इनको डिस्काउंट दे दिया। आप इसको बोलोगे डिस्काउंट अलाउड, मतलब आप इनको डिस्काउंट दे रहे हो। बायर को जब आप डिस्काउंट दोगे तो वो डिस्काउंट अलाउ होगा। 50 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, मतलब हम खुद सेलर हो और हम बायर को डिस्काउंट देंगे तो वो डिस्काउंट अलाउ होगा। डिस्काउंट अलाउड होगा और यह हमारे लिए एक्सपेंस होगा। हम इसको एक्सपेंस या ऐसा लॉस कंसीडर करेंगे। और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो वो हमारे लिए डेबिट हो जाता है अकाउंट। तो अब हम इसकी किस तरीके से एंट्री बनाएंगे, जो टोटल अमाउंट की जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 2,000 की, ठीक है। हमने कैश रिसीव किया है 1950, तो ये हमारे लिए एसेट था। एसेट इंक्रीज़ हुआ, एसेट के इंक्रीज़ होने से डेबिट हो गया। डिस्काउंट हमने इनको दिया था, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, 50 रुपीज़ से डेबिट किया। और रफ़ीक एंड सन्स ये हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल था, अकाउंट रिसीवेबल था या डेटर था, जो हमारे लिए एसेट था। एसेट के इनकी डिक्रीज़ होने से अब इसने हमें पे कर दिया है, तो अब ये डिक्रीज़ हो गया। डिक्रीज़ होने की वजह से यह अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब जनवरी 22 के ट्रांजैक्शन देखेंगे। गुड लॉस बाय फायर। देखो जब भी लॉस होगा या एक्सपेंस होगा दोनों ही कंसीडर किया जाता है एक्सपेंस में, और एक्सपेंस के इंक्रीज़ होने की वजह से डेबिट होता है। इसीलिए लॉस हुआ था, एक्सपेंस था, इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद अब दूसरा देखो, गुड्स थे, परचेसेस लॉस हुए हैं ना, परचेसेस हमारे पास डिक्रीज़ भी हुई है। डिक्रीज़ होने की वजह से परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंस था, एक्सपेंस के डिक्रीज़ होने से अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब जनवरी 24 के ट्रांजैक्शन देखेंगे। गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्रिएटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ ₹1500। मीन्स के जो ऑनर था या प्रोप्रिएटर था उसने गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए ले लिए बिजनेस में से। अब आप इसको क्या बोल सकते हो, ड्राइंग भी बोल सकते हो, क्योंकि जब भी पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर पैसे निकालेगा या गुड्स ले लेगा वो ड्राइंग कहलाती है। अब जो ड्राइंग का जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है वो भी कैपिटल में ही आता है। अब देखो बिजनेस में से कैपिटल डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होने की वजह से डेबिट होता है, तो ड्राइंग क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा 1500 से। और परचेसेस निकाली है इसने, गुड्स लिए, गुड्स क्या होती है हमारे लिए एक्सपेंस होता है।
एक्सपेंस हमारे पास अब डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने की वजह से जो अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में से परचेसेस सब कम हो रही है, कम होने की वजह से क्रेडिट हुआ है। अब है परचेज अ टाइपराइटर फॉर ₹5,000 एंड पेड बाय चेक। अब देखो टाइपराइटर आप कब परचेज करते हो, ये आपके लिए एसेट है। अब देखो टाइपराइटर आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हो, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए, ठीक है, जो आपको फ्यूचर बेनिफिट दे रहा होता है, इसीलिए ये आपके लिए एसेट है। अब एसेट आपने परचेज किया, टाइपराइटर आपने परचेज किया, इसीलिए टाइपराइटर ये आपके लिए एसेट था। एसेट के इंक्रीज होने से डेबिट किया, और फिर उसके बाद पे कैसे किया था आपने, चेक से। चेक से किया था, इसका मतलब आप बैंक से किया, बैंक आपके लिए एसेट था, एसेट के डिक्रीज होने से क्रेडिट किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर्थ ₹2,000। देखो फ्री सैंपल आप कब डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जब आपको एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, ठीक है। जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, एडवर्टाइजमेंट भी आपके लिए एक्सपेंस है जो आपको फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये आपके लिए एक्सपेंस था। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो ये डेबिट होगा। और परचेसेस था, परचेसेस आपके लिए एक्सपेंस होता है क्योंकि आपने गुड्स दिए थे फ्री सैंपल के लिए। अब देखो परचेसेस तो आपके पास से या इन्वेंट्री अब डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने की वजह से आपको जो अकाउंट है वो क्रेडिट करना होगा। लास्ट एंट्री है ट्रांजैक्शन पेड सैलरीज ₹30,000 एंड रेंट ₹2,000 बाय चेक। अब यहाँ देखो जो सैलरी है और रेंट है ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है, जो आपको सिर्फ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देगा, सिर्फ आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी भी चीज़ को यूज़ करोगे आप, और जैसे ही मंथ एंड होगा आपको उसके लिए पे करना होगा, तो इसी तरीके से इसी एक्सपेंस हो और एक्सपेंस पे कर लो, तो ये आपके लिए दोनों एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हुए थे, इंक्रीज होने की वजह से दोनों को आप डेबिट कर दोगे। और बैंक से आपने पे किया है, बैंक आपके लिए एसेट था। अब बैंक से जो है जो पैसे हैं वो तो कम हो रहे हैं, तो इसके कम होने की वजह से आप अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, और इसका नरेशन होगा एक्सपेंसेस पेड बाय चेक।